इतवार की सुबह यह कार्य करने के तुरंत पश्चात मूडी बाइबल सीखने हेतु मेथोडिस्ट एपिस्कोपल कलीसिया में युवकों के लिए आयोजित कक्षा में पहुंच जाया करता था। अक्सर देरी से आने के कारण उसका सहपाठी जॉन बी फारवेल मूडी का मजाक उड़ाया करता था, जिसे उसके कार्यों के विषय में अधिक जानकारी नहीं थी। किंतु जब एक अन्य सहपाठी ने उसे मूडी के कार्यों के विषय में समझाया, तब उसने मूडी से क्षमा मांगा। वह एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। फॉरवेल शिकागो का एक प्रमुख धनी व्यापारी था। उसने सोचा कि यदि मूडी जैसा युवक इतनी छोटी उम्र में ही परमेश्वर के लिए इतना कार्य कर सकता है, तो क्यों ना मैं भी मूडी के कार्यों में उसका सहयोग करूं। वे गहरे मित्र बन गए। आगे चलकर फॉरवेल मूडी के कई कार्यों में उसका सहयोगी बनकर कार्य करने लगा। इस दौर में भी मूडी जूता बिक्री में रिकॉर्ड ऊंचाई पर बना रहा। वह इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया था कि जहां पर उसकी उम्र का एक व्यक्ति समान परिस्थितियों में कभी नहीं पहुंच सकता था। उसका बैंक बैलेंस कुछ इस प्रकार बढ़ता रहा मानो $1,00,000 का लक्ष्य कोई असंभव बात नहीं है। उसे बढ़ाने के लिए उसने रियल एस्टेट के व्यवसाय और फाइनेंसिंग में भी किस्मत आजमाया। संडे स्कूल के क्षेत्र में जिस प्रकार उसने अपनी विशिष्ट शैली द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त की थी, इसी प्रकार स्वयं की बिक्री कौशल के द्वारा व्यवसाय के क्षेत्र में भी वह चमकता हुआ सितारा बन गया। 1857 के दिसंबर माह में शिकागो के प्रसिद्ध चमड़े के व्यापारी C.S. हेंडरसन ने मूडी को अपने कार्यालय में बुलवा भेजा। हेंडरसन कंपनी का व्यवसाय अमेरिका के कई प्रांतों में फैला हुआ था। श्रीमान मूडी, मैंने आपको यह जानने के लिए बुलवाया है कि क्या आप मेरी कंपनी का व्यापारिक ट्रैवलर बनना पसंद करेंगे? C.H. हेंडरसन ने सीधा सपाट शब्दों में अपनी बात रखी। श्रीमान, अचानक यदि आप पूछे तो आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? आपको बहुत यात्राएं करनी होगी, कम से कम शिकागो के आसपास के 4 प्रांतों में। कंपनी के व्यापारिक सहयोगी से ऑर्डर लेना, उधारी वसूल करना, दोनों कार्यों के लिए कमीशन, सभी खर्च, फिर महीने में एक बार शिकागो वापस आने के लिए भी धन भी। अरे, महीने में एक बार? मुझे हर सप्ताह शिकागो वापस आना होगा। क्यों? आप तो विवाहित नहीं हैं। नहीं, किंतु क्या कोई नजर में है? मूडी के मन में वेल स्ट्रीट के संडे स्कूल पढ़ाने वाली नीली आंखों वाली दुबली पतली लड़की का चित्र उभर आया, एम्मा रेबल। उसने फर्स्ट बैप्टिस्ट कलीसिया में प्रथम दिन ही उसे देख लिया था, किंतु उसे एम्मा को देखने के लिए हर सप्ताह नहीं लौटना था। धीरे धीरे मूडी ने हेंडरसन को अपनी संडे स्कूल की बात कह सुनाई। श्रीमान मूडी, मुझे समझ में नहीं आता कि संडे स्कूल की बात को लेकर क्यों आप अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं, हेंडरसन ने पूछा। श्रीमान, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मूडी ने कहा। प्रति सप्ताह आपके लौटने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, स्वयं के खर्च पर, किंतु कंपनी महीने में एक बार ही यात्रा का खर्च दे सकती है। मूडी ने बहुत सोचा। विस्वाल में मेरा प्रदर्शन उतना बुरा नहीं है, किंतु हेंडरसन कंपनी के सामने विस्वाल कुछ भी नहीं है। यात्रा करने का अवसर भी मिलेगा। उसे दुख तो बढ़ते हुए संडे स्कूल के कारण हो रहा था। स्वयं के खर्च पर माह में 3 बार शिकागो लौटना पड़े तो फिर विस्वाल से जाने का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। किंतु बहुत प्रार्थना और विचार विमर्श के पश्चात मूडी ने विस्वाल छोड़कर हेंडरसन के पास काम करने का निर्णय लिया। उन दिनों भाई लूथर शिकागो में ही थे। लूथर का मानना था कि विस्वाल से जाना मूर्खता है। परमेश्वर भी कार्य कर रहा था। कर्नल होमन ने मूडी को एक मुफ्त रेलवे पास दिलाने का वायदा किया, जो कुछ ही दिनों पहले रेलवे बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए थे। अब वह अपना धन खर्च किए बिना शनिवार के दिनों शिकागो और विस्वाल के मध्य यात्रा कर सकते थे। 21 मई 1858। प्रिय माँ, परमेश्वर के अनुग्रह से अब सब कुछ ठीक है। जब मैंने विस्वाल छोड़ा तब लूथर ने सोचा कि मैं बड़ी बेवकूफी कर रहा हूँ, किंतु अब मैं विस्वाल से 5 गुना बेहतर स्थिति में हूँ। यदि मेरा स्वास्थ्य और मेरा परमेश्वर मेरे साथ हो तो शिकागो में रहते हुए मेरी जो उम्मीदें थी उनका कई गुना मैं अर्जित करूंगा। माँ, आप पश्चिमी प्रांत में रहने वाले अपने इस बेटे के लिए प्रार्थना करना तो नहीं भूलोगी। यह विकृत मन स्थितियों वाले युवकों से भरा एक शहर है। आशा करता हूँ कि आप मेरे लिए निरंतर प्रार्थना और विनती करती हैं कि मैं इन लोगों के सम्मुख निरंतर अपनी मसीही गवाही दे सकूं और किसी भी प्रकार उनकी ओर आकर्षित ना हूँ। इस शहर में रहने का मेरा मुख्य लक्ष्य यही है कि मैं मसीह के लिए उनकी आत्माओं को जीत सकूं। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए मेरी प्रिय माँ। बेटा ट्वीट। प्रत्येक इतवार मूडी वेल स्ट्रीट मिशन में नए बच्चों के साथ पहुंचते थे, किंतु कई पुराने बच्चे छोड़कर चले गए थे। शिक्षा देने की औपचारिकता ने बच्चों को बहुत अधिक तंग कर दिया था। मूडी ने जिन रोचक कहानियों का वायदा किया था उन्हें संडे स्कूल में वे कहानियां अधिक रोचक नहीं लगी। वेल स्ट्रीट मिशन संडे स्कूल कलीसियाई आराधना का एक छोटा रूप भर था। उन दिनों सभी संडे स्कूल इसी प्रकार के ही होते थे। जिम सेक्सटन, टॉम स्टीवेंस,
जैसे कितने ही बच्चों ने 2-3 सप्ताह के पश्चात संडे स्कूल को अलविदा कह दिया था। 1858 का गर्मी का मौसम मूडी शहर के उत्तरी हिस्से पर यूं ही चहलकदमी कर रहा था। सैट्स के नाम से पहचाने जाने वाला वह प्रदेश शिकागो शहर के सभी वैभव को ढहाने वाला था। बोरों और टिन के टप्परों से निर्मित छोटी छोटी झोपड़ियां, जर्मनी और आयरलैंड से अमेरिका पहुंचने वाले रोजगार रहित लोगों का रात्रि विश्राम स्थल, सपने में भी एक अच्छे जीवन की कल्पना ना कर पाने की निराशा में नियम विरुद्ध कार्य करने के द्वारा ही सही, परंतु पेट भरने की जुगत में लगे शरणार्थियों का समूह। इन सब के बीच ऐसे बच्चे जिनकी किशोरावस्था रंगहीन है। कलीसियाओं ने उन शिविरों में रहने वालों को नहीं देखा, उनके बच्चों को किसी भी संडे स्कूल ने नहीं देखा। मूडी ने चाहा कि उनके लिए संडे स्कूल का प्रारंभ किया जाए, किंतु किसी मिशन को सौंपने के लिए वह भयभीत हुआ। वह एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जहां बच्चों की भावनाओं के अनुसार उन्हें शिक्षा दिया जा सके। मूडी ने अपने मित्र इंजीनियर J.B. स्टिल्सन से अपनी इच्छा के विषय में बात किया। स्टिल्सन के मित्र कार्टर नामक व्यवसायी भी उनके साथ हो लिए। यह एक छोटे से संडे स्कूल का प्रारंभ था। मूडी के एक अन्य मित्र एड किंग ने इस संडे स्कूल के विषय में जाना। किंग ने मूडी को मिशिगन स्ट्रीट में स्थित एक बंद होटल किराए पर उपलब्ध कराया। संडे स्कूल को उस होटल में स्थानांतरित किया। बच्चों की संख्या बढ़ती रही, होटल का कमरा भर गया। किंग ने अपने पुराने मित्र मेयर लॉन्ग जॉन वेंटवर्थ से मुलाकात कर नगर पालिका के स्वामित्व वाले नॉर्थ मार्केट हॉल को मूडी के संडे स्कूल के लिए बिना किराए लिए दिलवाया। शनिवार के दिनों में नॉर्थ मार्केट हॉल में एक जर्मन सोसाइटी का पार्टी मीट संचालित किया जाता था। रात में खाने पीने और पार्टी करने के पश्चात वे वहां काफी खाद्य पदार्थ बिखरा दिया करते थे। इतवार दोपहर के संडे स्कूल से पूर्व ही गंदगी दूर करके हॉल को साफ करना अनिवार्य था। यह अकेले मूडी के वश की बात नहीं थी। एक दिन उसने जिम्मी सेक्सटन को देखा, जो वॉल स्ट्रीट मिशन में पढ़ने के पश्चात तंग होकर बाहर निकल आया था। हे जिम्मी, क्या तुम संडे स्कूल चल रहे हो? मूडी ने सीधा सपाट प्रश्न किया। अरे मैं नहीं आ रहा हूँ, जिम्मी ने जल्दी जवाब दिया। जिम्मी, संडे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि मैं तो यह पूछ रहा हूँ कि क्या तुम पढ़ाने आओगे? मूडी के उत्तर से जिम्मी चकित हुआ। मतलब? आपके कहने का तात्पर्य क्या है? हाँ, आपने सही सुना, मैंने एक संडे स्कूल प्रारंभ किया है। क्या उसके संचालन के लिए मेरे साथ चलोगे? मेरा मतलब एक पार्टनरशिप। श्रीमान, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो स्वयं 2 हफ्ते ही संडे स्कूल गया हूँ। जिम्मी, आओ तो सही, पढ़ाने के अलावा बहुत कुछ हम कर सकते हैं। क्या वॉल स्ट्रीट में मैंने पढ़ाया है? मुझे अधिक से अधिक सहभागी चाहिए। कौन कौन है? श्रीमान टॉम और सभी को शामिल कर लो। अगले इतवार की सुबह 6 बजे नॉर्थ मार्केट हॉल में। अगले इतवार को सुबह 6 बजे जिम्मी सेक्सटन, टॉम स्टीवेंस जैसे कुछ लोग मूडी के साथ मिलकर नॉर्थ मार्केट हॉल का फर्श साफ करके वहां कक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। वे भी मूडी के सहभागी बन गए। जल्दी काम समाप्त कर ढपली बजाकर बच्चों को एकत्रित करने के लिए मूडी गली में आ गए। मूडी के संडे स्कूल में बच्चों की संख्या 600 तक पहुंच गई। वह संडे स्कूल कुछ भिन्न प्रकार का था। कॉटर ने बच्चों को सुंदर गीत सिखाया, अध्यापकों ने अच्छी कहानियां सुनाई, बीच बीच में वे सब मिलकर पिकनिक जाते। विद्यार्थियों को निर्णय लेने का अवसर दिया गया कि कौन से अध्यापक उन्हें पढ़ाएंगे। सुपरिटेंडेंट की अनुमति से बच्चे अलग अलग शिक्षकों की कक्षाओं में बैठकर परीक्षण कर सकते थे। इसलिए ऐसे शिक्षकों को संडे स्कूल छोड़कर जाना पड़ा जो बच्चों को आकर्षित करने में नाकाम थे। मूडी के अभाव में वॉल स्ट्रीट में पूर्व की भांति अध्यापकों और विद्यार्थियों का अनुपात उल्टा हो गया। नॉर्थ मार्केट हॉल पहुंचने वाले अध्यापकों में ऐसा व्यक्ति भी शामिल था जिसकी कामना मूडी ने की थी। 16 वर्षीय एम्मा रेवल, नीली आंखों वाली दुबली पतली लड़की। एम्मा फ्रेंच जहाज निर्माण व्यवसायी फ्लेमिंग रेवल की दूसरी पुत्री थी, जिसकी माता एक अंग्रेज स्त्री थी। व्यापार में मंदी के कारण उन्होंने शिकागो में शरण लिया था। एम्मा की 3 बहनें थी, अन्ना, सारा, मेरी। फ्लेमिंग रेवल जूनियर नाम का एक भाई। मूडी ने एम्मा के लिए प्रार्थना किया, एम्मा ने भी मूडी के लिए प्रार्थना किया। संडे स्कूल विद्यार्थियों की संख्या 1000 से ऊपर पहुंच गई थी। एक दिन मूडी के मित्र जॉन वी फॉरवर्ड संडे स्कूल देखने आए। मूडी ने उनसे निवेदन किया कि वे संडे स्कूल के अधीक्षक बन जाएं। फॉरवर्ड ने सहमति दी। बच्चों को अनुशासित करने के लिए मूडी ने यथासंभव परिश्रम किया। उन्होंने प्रत्येक बच्चे को अपना निकटतम मित्र माना। यह युवक अब धन खर्च करना भी सीख गया था, जो इस लक्ष्य के साथ शिकागो पहुंचा था कि किसी न किसी प्रकार धन कमाना है। कई दिन वो अपने मित्रों के साथ सैट शहर के बाहरी हिस्सों में सेवा कार्य में लगे रहते।
अक्सर जरूरतमंद लोगों में भोजन सामग्रियों का वितरण करते अथवा बीमारों के लिए दवाइयां वितरित करते या निर्धनों में वस्त्रों का वितरण करते। मूडी हमेशा अपनी जेब में बच्चों के लिए टॉफियां रखते। प्रति सप्ताह वह उन बच्चों को विशेष इनाम देते जो अन्य बच्चों को लेकर आते थे। कभी तो एक डब्बा मिठाई या कभी गिलहरी और उसे पालने के लिए पिंजरा, ऐसी और भी वस्तुएं। वह कभी भी उन वायदों को नहीं भूलते थे जो वो बच्चों से करते थे, किंतु वह इस बात के लिए भी हट करते थे कि बच्चे भी अपने वायदों के पक्के रहे। यदि एक बच्चा मूडी से वायदा करे कि वह अगले सप्ताह आएगा तो वह फंस जाता था। यदि अगले सप्ताह वह बच्चा ना दिखे तो अवश्य ही मूडी उसके पास पहुंच जाया करते थे। यदि गली में कहीं वह बच्चा दिखता तो मूडी उसके पीछे लग जाते थे। बच्चा छुपने का जितना भी प्रयास करे, मूडी उसे ढूंढ ही लेते थे। या फिर यदि बच्चा भागकर घर पहुंच जाए तो द्वार पर थके हारे मूडी को खड़ा पाते थे। अन्य किसी रास्ते से मूडी बच्चों से पहले उसके घर में पहुंच जाते थे। जॉनी, तुम पिछले सप्ताह क्यों नहीं आए थे? तुम तो बीमार भी नहीं दिख रहे हो। घर में सब लोग कैसे हैं? अगले सप्ताह जरूर आना, भूलना मत। कई बार हाफते हुए मूडी एक सांस में पूछ बैठते। फिर संडे स्कूल की उपस्थिति पंजी में उस बच्चे का नाम आना तय होता था। एक बार जब मूडी ने एक लड़की को संडे स्कूल आने के लिए निमंत्रित किया, तब उसने कहा कि माँ से पूछकर ही आ पाऊंगी। मूडी भी यह कहते हुए उसके साथ हो लिए कि मैं भी चलता हूँ। गली के मुहाने पहुंचने पर यह कहते हुए वह आगे दौड़ गई कि मैं माँ को बुलाकर लेकर आती हूँ। मूडी वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे। लगभग 3 घंटे कहीं लड़की की छाया भी नहीं दिखाई दी। कई दिनों पश्चात मूडी ने पुनः उसे गली में देखा। मूडी को देखते ही वह दौड़ पड़ी। मूडी भी पीछे दौड़े। गलियों से होते हुए और दीवार फांदते हुए दौड़ जारी रहा। कुत्तों, घोड़ों, वृद्ध स्त्रियों को पार करते हुए वे दौड़े। पल भर में वह आंखों से ओझल हो गई। मूडी को लगा कि वह किसी घर में घुस गई है। उस खुले घर में प्रवेश कर वह किसी पलंग के नीचे जा छुपी थी। वहां से उसे खींचकर बाहर निकालते हुए मूडी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा कि उसे संडे स्कूल आना है। बहुत जल्दी वह पूरा परिवार उद्धार का अनुभव प्राप्त किया। मूडी ने 9 स्ट्रीट के 13 सदस्य वाले एक गिरोह को संडे स्कूल पहुंचाया। वह गिरोह मूडी के संडे स्कूल में शांत बैठा रहा, जिन्हें अनुशासित करना पुलिस के लिए सिरदर्द था। उनमें से कई स्वयं के नाम से नहीं बल्कि उस नाम से पहचाने जाते थे जो उन्हें गलियों में रहते हुए प्राप्त हुआ था। लाल आंख वाला, कालू, हुक्का, गुंडा। मूडी ने उनसे वायदा किया कि यदि वे लगातार संडे स्कूल जाएंगे तो क्रिसमस के अवसर पर वह उन्हें नया सूट खरीद कर देंगे। 12 ने क्रिसमस के अवसर पर नया सूट पाया। दूसरे बच्चे उन्हें मूडी के बॉडीगार्ड के नाम से पुकारते थे। ऐसा नहीं था कि उनका जंगलीपन कोई समस्या नहीं खड़ा करता था। मूडी के बॉडीगार्ड में से एक नए बच्चे को देखा जो कक्षा में टोपी पहने बैठा था। क्षण भर में उसकी टोपी दूर फेंकाई। साथ में टोपी पहनने वाले के नाक पर एक मुक्का भी जमा दिया गया। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि मूडी के कक्षा में कैसे बैठना चाहिए, उसने उसे चेतावनी दी। 31 दिसंबर 1858 अचानक C.H. हेंडरसन स्वर्ग सिधार गए। यह मूडी के लिए बड़ा झटका था। 2 जनवरी 1859 को उसने घर को पत्र लिखा। पिछले सप्ताह जब मैं अपनी यात्रा समाप्त कर वापस पहुंचा, मुझे लगा कि मेरी सारी उम्मीदें बह गई है। शिकागो में उपदेश और सलाह के लिए मैं जिस व्यक्ति पर निर्भर रहा करता था, वह मेरे सबसे बड़े मित्र थे। मेरे मालिक हेंडरसन की मृत्यु हो गई है। मुझे कहीं कुछ टूटा सा लग रहा है। घर से निकलने के बाद मैंने किसी और को इतना आत्मीय नहीं पाया था। इन्होंने मुझसे अपने बेटे के समान व्यवहार किया था। चूंकि कंपनी चलाने के लिए वयस्क बच्चे नहीं थे, इसलिए हेंडरसन की विधवा ने निर्णय लिया कि कंपनी बंद कर दिया जाए। कोई बात नहीं, आपको कोई और नौकरी मिल जाएगी, एम्मा ने मूडी को सांत्वना दिया। सही बात है, आज शिकागो में मूडी के लिए नौकरियों की कमी नहीं है। किंतु मूडी के लिए हेंडरसन एक मालिक ही नहीं थे, वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उसके सपनों में रंग भरा था। आगे चलकर मूडी ने ब्यूल, हील एंड गैंगर कंपनी में नौकरी किया। उस समय उसकी उम्र 22 से पार नहीं हुई थी। नवंबर 1860 को अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिकागो शहर का दौरा किया। फारवेल ने उन्हें निमंत्रित किया कि वे मूडी के संडे स्कूल को देखें। लिंकन ने इस शर्त के साथ निमंत्रण स्वीकार किया कि वहां पहुंचने पर भाषण देने के लिए नहीं कहा जाएगा। राष्ट्रपति ने आश्चर्य के साथ संडे स्कूल की गतिविधियों को देखा। जब वे वापस जाने के लिए उठे तो साथ में मूडी भी उठे। सांस रोके खड़े उन हजारों विद्यार्थियों से मूडी ने इस प्रकार कहा, मित्रों, राष्ट्रपति ने पहले ही कह दिया था कि वे यहाँ भाषण नहीं देंगे,
परंतु फिर भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यदि वे एक छोटा सा भाषण दे तो हमें सुनने में खुशी ही होगी। मूडी की ओर देखकर अब्राहम लिंकन मुस्कुराए, फिर लोगों से कहा, मुझे आप लोगों का संडे स्कूल काफी अच्छा लगा है। आप लोगों के गीत, अध्ययन, अनुशासन, सभी कुछ श्रीमान मूडी के समान लोगों की सेवाएं काफी मूल्यवान समझी जानी चाहिए। एक और बात, मैं भी आप लोगों के समान एक निर्धन परिवार में पला बड़ा हूँ। आज मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ। यदि आप लोग यहाँ सिखाई जाने वाली बातों पर अमल करें तो इस बात में दो राह नहीं कि आप में से भी कोई आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बने। फारवेल और मूडी से हाथ मिलाने के पश्चात लिंकन ने विदा लिया। मूडी का सिर ऊंचा हुआ। 1860 में मूडी के जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, एम्मा रेवल के संग विवाह का निश्चय। 2 वर्ष पश्चात विवाह। दबी जुबान में मूडी ने कहा, एम्मा ने अर्ध सहमति दी।